सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 13 जनवरी। और आज हम 13 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों इसी के साथ हम लोग 12 जनवरी के भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, 12 और 13 जनवरी के। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 11 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वाली जारी की गई थी। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंक है ये अभी क्या रही थी। तो भारतीय साथी जो पासपोर्ट है ये 85वें स्थान पर रहा था। 23वें दिव्य कला मेले के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो वडोदरा गुजरात के अंदर। अभी किस अमेरिकी राज्य ने जो अक्टूबर माह है इसको हिंद विरासत माह के रूप में नामित किया था, तो ओयो राज्य ने। भारत ने भी राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी थी, तो क्यूबा देश को। किसने भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो कैशलेस उपचार योजना है इसकी शुरुआत की थी, तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि भी लिथियम का भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया था। तो ये साथ चिली देश के बाद जो चीन देश है ये भी लिथियम भंडार के वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है। साइबर हमलों के मामले में भारत को भी वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला था, तो दूसरा। और जबकि पहला स्थान कौन सा था, तो पहला स्थान साथियों अमेरिका का था। भारतीय जो परमाणु संस्थान है इन पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा भी किसने की थी, तो अमेरिका ने। भारतीय नौसेना भी छठी स्कॉर्पियन सीढ़ी की जो पनडुब्बी है ये शामिल हो गई है। और इस पनडुब्बी का दोस्तों नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से भी छठी जो पनडुब्बी है ये भी शामिल हो गई है और इसका नाम है INS बागसीर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी 1020 मेगावाट की पोनात सांगचू सेकंड जो जल विद्युत परियोजना है ये भी किस देश में विकसित की गई है, तो भूटान के अंदर। आई होप साथियों आपको 11 जनवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माँ की जो रसोई योजना है इसका उद्घाटन किया है। तो माँ की साथी जो रसोई योजना है इसका जो उद्घाटन है यह भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने ही किया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब इस योजना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये माँ की रसोई योजना है क्या। तो एक बार आप लोग आगे देखिए। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ जी। और इन्होंने भी 10 जनवरी 2025 को जो प्रयागराज है यहाँ पर माँ की रसोई नामक सामुदायिक रसोई का उद्घाटन किया है। और इस रसोई में साथियों मात्र 9 रुपये में क्या है कि पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है इनकी सेवा करना। पहले हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है ये 26 जनवरी 1950 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल पूछिए आप लोगों से तो ये आनंदीबेन पटेल। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि लखनऊ। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 80। राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 31। और विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 404 है। लेकिन विधान परिषद भी है साथ यहाँ पर, और विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 100। और अब यहाँ पर दोस्तों जो जिलों की संख्या है ये पहले 75 थी लेकिन अभी कितनी हो गई है, तो 76। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि दोस्तों याद करिए मैंने आपको बताया था कि अभी शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए
जो उपवन योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। लखनऊ में अभी विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी स्थापित की गई है। प्रयागराज के बारे में ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर जो महाकुंभ क्षेत्र है इसको अभी 76वां जिला घोषित कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो विकास अभियान है इसकी भी शुरुआत की थी। अब ये साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक जितनी भी योजनाएं पढ़ाई हैं एक बार मैं आपको उनके बारे में रिवीजन करा देता हूँ। ये 3 महीने के साथ ही योजना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग जुलाई से सितंबर महीने की योजनाओं को रिवीजन नहीं किया है। लेटेस्ट योजना तो मैं आपको सारी की सारी रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने जुलाई से सितंबर महीने की अभी योजनाएं रिवीजन नहीं की है काफ़ी दिनों से, तो एक बार हम लोग इनको रिवीजन कर लेते हैं। तो आज के ज्ञान के अंदर देखिए आप लोग, ये तो दोस्तों मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाई है, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है इसकी शुरुआत अभी किसने की थी? तो ये की थी उड़ीसा सरकार ने। माँ वाउचर योजना के बारे में याद करिए। जो माँ वाउचर योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो राजस्थान सरकार ने। बीमा सखी योजना को अभी शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो दूसरा बन गया दोस्तों गोवा। और जबकि पहला पूछे आप लोगों से, तो पहला भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ जो कि हरियाणा था। मुख्यमंत्री मांग सम्मान योजना के बारे में याद करिए आप लोग, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। राजीव गांधी सिविल अवैस्तम अभियान के बारे में बात करें तो ये क्या था? तेलंगाना सरकार ने। श्रमिक बसेरा योजना के बारे में बात करें तो ये दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया था योजना। इसके अलावा और योजना की बात करें तो मैंने आपको बताया था कृषि ऋण माफी योजना के बारे में, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये भी तेलंगाना सरकार ने। नमक पोषण योजना की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तराखंड सरकार ने। अभी किस राज्य सरकार ने न्याय दिलाने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की थी? तो इस योजना की शुरुआत की थी असम सरकार ने। और योजना की बात करें हम लोग, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी सुभद्रा योजना के बारे में, ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में बात करें तो ये शुरू की थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो वृंदावन ग्राम योजना है और गीता भवन परियोजना, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो दूसरा प्रश्न है ये राष्ट्रपति से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो जोसेफ ओन है इनको भी किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बन चुके साथियों लेबनान देश के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले साथियों आप लोग इमेज में देखिए जोसेफ ओन को। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये आपके सामने जोसेफ ओन, जो कि भी लेबनान के 14वें राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। और लेबनान के अंदर साथियों राष्ट्रपति का जो पद है ये कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। बात करते हम लोग लेबनान के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए लेबनान की। जितना भी साथियों आपको छोटा सा जो ग्रीन कलर का हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है सीरिया के बगल में, ये आपका लेबनान है। लेबनान की बात करें तो पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में स्थित है और भूमध्य सागर के समीप है। लेबनान की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये दोस्तों बैरूत। लेबनान में मुद्रा क्या चलती है? तो लेबनानी पाउंड। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन चुने जा चुके हैं? तो जोसेफ ओन। अब ये राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल में साथियों नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हैं किसी न किसी देश के, उनके बारे में एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। याद करिए इसी के बगल में आपको एक देश दिखाई दे रहा है, ये सीरिया देश। यहाँ के भी दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने थे 3 महीने पहले ही। और ये कौन बने थे? तो नाम इनका मोहम्मद गाजी जलाली, नाम याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अब्दुल मजीद तोबे ने ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये चुने गए थे अल्जीरिया देश के। ईरान के भी मैंने आपको नए राष्ट्रपति बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो मजूस पेरिशकियान। इसके अलावा गीता नास नौसेना का नाम याद करिए। ये किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो लिथुआनिया देश के। आइसलैंड के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? नाम इनका हल्ला टॉमस डोडर। और क्रिस्टन मिशन का नाम याद करिए। ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? तो एस्टोनिया देश के, जो कि साथ ही एक बाल्टिक देश है। थाईलैंड की भी नई प्रधानमंत्री नाम बताई थी मैंने आपको, ये कौन बनी थी?
तो मैंने दोस्तों आपको खाली बोला था कि सना बात्रा नाम याद रखिएगा। कामिल मधुरी की बात करें, यह भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ट्यूनीशिया देश के। और निकोलस मादुरी की बात करें, ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वेनेजुएला देश के। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन है ये। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है ये इनमें से कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो पोर्टल का आप लोगों को नाम याद रखना है, नाम इसका IBDC पोर्टल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों IBDC पोर्टल है, ये जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। और यदि साथियों आप लोगों से ये पूछे कि जीनोम इंडिया जो परियोजना है, इसको शुरू कब किया गया था, तो इसे जनवरी 2020 के अंदर केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसी के तहत जो प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते साथियों हम लोग कि जीनोम है क्या, तो जीनोम के बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जीनोम जो है ये जीवों की कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों को पूरा सेट है। और मनुष्य में जीनोम में जो कोशिका है, इसके नाभिक में स्थित गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 23 जोड़े। और जीनोम से क्या है कि किसी भी व्यक्ति के विकास और कार्य करने की जो आवश्यक सभी जानकारी है ये निकाली जाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो लोक प्रशासन संस्थान है, इसका जो नया नाम है ये बदलकर क्या कर दिया है। तो ये दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोक प्रशासन संस्थान है, अब इसका जो नाम है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। और मंत्रिमंडल ने साथ ही इसी के साथ क्या है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग, संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल की भी स्थापना की है। पहले दोस्तों मैं आपको बदले गए नाम के बारे में रिवाइज करा देता हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल के अंदर बदले हैं। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है, तो श्री विजयपुरम। और पुणे के अंदर एयरपोर्ट का जो नाम है ये बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किया गया था अभी रिसेंटली। बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश की तो दो राजधानी है, एक तो शिमला जो कि समर है, और विंटर कौन सी है, तो याद रखेंगे गैरसैंण। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 21वें जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इसमें ऐसा कौन सा देश है जिसे केंद्र देश के रूप में चुना गया है। तो इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों थर्ड आई जो एशिया फिल्म महोत्सव है, ये भी 10 जनवरी से मुंबई के अंदर शुरू हो गया है। और इसमें जो पत्रकार रफ़ीक बगदादी है, इनको सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी अवसर पर साथियों प्रसिद्ध जो गीतकार हैं और पटकथा लेखक जिनका नाम है जावेद अख्तर, इनको एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए क्या है कि कुल 16 फिल्मों का चयन किया गया है जिसे दिखाया जाएगा। और इसी में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में जो दक्षिण कोरिया है इसको केंद्र देश के रूप में चुना गया है, तो याद रखिएगा ये भी। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का साथियों आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये किस प्रमुख व्यक्ति के आदर्शों और दृष्टिकोण के सम्मान में मनाया जाता है। तो हर साल पहले साथियों ये याद रखिएगा आप लोग कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछे कि नेशनल जो यूथ डे है इसके लिए 2025 की थीम क्या है, तो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना।
और विकसित भारत जो युवा नेता संवाद है, ये भी 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है यहीं पर आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है ये 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और स्वामी विवेकानंद ने क्या है कि पश्चिमी दुनिया में वेदांत योग जैसे भारतीय दर्शन का परिचय दिया था। और ये एक आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे। अब ये तो होगा दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। इसी के साथ आप लोग ये और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, याद रखिएगा हर साल 12 अगस्त को। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी इनमें से किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये करने वाले हैं अभी सोनमर्ग सुरंग का। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में भी दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी के है कि 13 जनवरी को यानी कि आज अभी जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सोनमर्ग सुरंग है इसका उद्घाटन करेंगे। सुरंग की बात करें तो सुरंग दोस्तों 12 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8,650 फीट है। अच्छा दोस्तों इस सुरंगों को नाम क्या दिया है। तो इस सुरंग जो नाम है ये जेड मोर्ट टनल दिया है। और इसका निर्माण कितने करोड़ रुपए की लागत से किया है तो 2700 करोड़ रुपए की लागत से। ये सुरंग साथियों करेगी क्या तो जो जोजिला सुरंग है इसी के साथ नेशनल हाईवे 1 कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो मोदी जी है ये किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इनको साथी जो आपको इमेज में देख पा रहे हैं ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, नाम इनका इमैनुअल मैक्रोन। और इन्होंने अभी मोदी जी को आमंत्रित किया है। और अभी मोदी जी क्या है कि फ्रांस के अंदर जो एआई शिखर सम्मेलन है इसमें भाग लेने वाले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये जो एआई शिखर सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देना। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। तो पहले मैप में आप लोग लोकेशन देख लीजिए। फ्रांस साथ को यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। फ्रांस की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी पेरिस। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर तो यूरो। जिनको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, नाम इनका इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है तो मिशेल बार्नियर जो कि नए बने थे। अब आज का 9वां प्रश्न देखिए। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है थनमन षणमुगरत्नम यह भी 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। तो ये जो दोस्तों थर्मन षणमुगरत्नम है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं जो कि 14 से लेकर 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा साथियों 1 दशक में होने जा रहा है कि किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। और ये जो यात्रा है ये भारत और सिंगापुर के बीच में राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का स्मरण भी कराती है। बात करते हैं हम लोग सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर साथ आपको मलेशिया के ठीक नीचे देखने को मिलेगा। जितना भी आपको ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी पूछिए तो इस सिंगापुर के नाम पर ही है, जैसे बोलते हैं सिंगापुर सिटी। मुद्दा क्या चलती है यहाँ पर तो सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति कौन है तो थर्मन षणमुगरत्नम जो कि भी 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो लॉरेंस बोंग ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का आप लोगों से 10वां क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि वो जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित विकास दर है ये कितनी रहने वाली है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर रहने वाली है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये 6.6% रहने वाली है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसने साथ ही 2026 के लिए भी बताई है। तो 2026 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहने वाली है तो 6.7%। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद करिए मैंने अभी आपको दोस्तों एनएसओ के बारे में बताया था कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान है ये कितना बताया था, तो 6.4%। अब एक मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न एजेंसियों के पूर्वानुमान के बारे में बता देता हूँ कि बाकियों ने कितना कितना अनुमान लगाया है। तो जैसे कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024-25 के भारत का पूर्वानुमान कितना लगाया, तो 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है ये 7% लगाया है, और जबकि 2025-26 के लिए कितना लगाया है, तो 6.7%। IMF ने कितना बताया, तो IMF ने 2024-25 के लिए 7% बताया है, और जबकि 2026 के लिए कितना बताया, तो 6.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बताया 2024-25 के लिए, तो 7% ही, और 2025-26 के लिए ये 7.2% बताया है। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। आज के साथ आपको जो 11वां क्वेश्चन है इस पर आप लोग स्टार मार्क के कर लीजिए। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि वो जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आप लोग DRDO बोलते हैं, इसने भी भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा मल्टी लेयर जो क्लोथिंग सिस्टम है यह भी तैयार किया है। तो इसे दोस्तों जो नाम है ये हिम कवच दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाम याद रखिएगा। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है कि भी भारतीय सैनिकों के लिए एक अद्भुत हिम कवच तैयार किया है, और ये साथी सैनिकों को क्या है कि -60 डिग्री तक ठंडे से बचाएगा, और इसे +20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हम लोग DRDO के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 के अंदर हुई थी। मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली के अंदर है, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो ये दोस्तों समीर भी कामत है। याद करें दोस्तों अभी भारतीय नौसेना सॉरी DRDO ने अभी जोरावर टैंक का भी अनावरण किया था, जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिए। आज के 12वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने भी 2024 में भाला फेंक में भी दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है ये किसे चुना है। तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये भाला फेंक खिलाड़ी है हमारे नीरज चोपड़ा, और इनको भी अमेरिकी पत्रिका ने जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने 2024 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 27 वर्ष से जो नीरज चोपड़ा है, इनको कैलिफोर्निया में स्थित पत्रिका ने 2024 की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल किया था, और इन्होंने जो ग्रेनेड आगे 2 बार के साथ विश्व चैंपियन थे एंडरसन पीटर, इनको भी पीछे छोड़ा था। अब इसी के साथ आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही देखिए। याद कर दोस्तों अभी पाकिस्तान की जो अर्शदीप नदी में यह भी पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल लेकर गए थे, और इसमें हमारे जो नीरज चोपड़ा है ये 89.45 मीटर भाला फेंककर रजत पदक हासिल किया था उन्होंने। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए, और आज का आपका ये जो 13वां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो फसल कटाई उत्सव है जिसका नाम है नगाई उत्सव, ये कहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है अभी मणिपुर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो नाग नगाई उत्सव है ये जेलियान ग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है, और जोलियान ग्रोंग जो समुदाय ये 3 जनजातियों का एक समूह है। 3 जनजाति कौन कौन सी है इसमें, तो एक तो दोस्तों जेमे है, दूसरी है लियांग माई, और तीसरी जनजाति कौन सी है, तो रेंगमेई, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है मुख्य रूप से नागालैंड, मणिपुर और असम में पाए जाते हैं। और फसल कटाई के बाद ये जो उत्सव है ये दिसंबर या फिर जनवरी महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, और कितने दिनों तक मनाया जाता है त्यौहार, तो 5 दिनों तक। लेकिन साथ ही नाग नगाई उत्सव यदि विशेष रूप से पूछे आप लोगों से तो आप लोग मणिपुर पर टिक के रहिएगा। अब मणिपुर के हम लोग अन्य फेस्टिवल को देख लेते हैं, जैसे कि सिरुलिली फेस्टिवल के बारे में याद करिए। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इन फेस्टिवल के बारे में, ये मणिपुर के अंदर मनाया गया था। मेरा हाउचोंग वो फेस्टिवल पूछे तो ये भी मणिपुर के अंदर, और निगोल चक्कोबा उत्सव पूछे तो ये भी मणिपुर के अंदर ही मनाया जाता है। अब ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है।
जिसका आंसर मुझे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो AFC एशिया कप है 2027, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और अब मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।